आज हम 12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ चुके थे। अब एक ऐसा प्रश्न है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न रहेगा यही रहेगा कि आंशिक रूप से जो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, हमने जो पहला इससे पहले देखा था केवल समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें क्या था, दो प्लेटों के बीच जो माध्यम था परावैद्युत माध्यम वो क्या था, वायु था। इसके लिए हमने धारिता का व्यंजक देखा। इसमें क्या है, मान लेते हैं कोई एक अन्य हो सकता है, उसका परावैद्युतांक k है, उसका निर्धारित मान वो उसके बीच में रखा होगा, तब उसकी धारिता कैसा रहेगा, किस प्रकार, वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा। वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरियों पे डिपेंड करता है, दिए गए आवेश पे डिपेंड करता है, उनके जो है उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, और जो है एक माध्यम की विद्युतशीलता किन किन बातों पे निर्भर करता है, वो हमें जब आंसर आएगा तब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सबसे पहले तो दो प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। दो प्लेट है x और y के रूप में, ठीक है। जैसे कि पिछले बार भी हमने दो प्लेटें लिया हुआ था, ठीक है। x और y करके हमारे पास दो प्लेट है। करते क्या है, पहला प्लेट जो है उसको हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं किसी माध्यम से, ठीक है। और उसके जो निकटवर्ती और दूरवर्ती तल पे क्या आ जाता है, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और धनात्मक आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो केवल मैं अंदर को लिख रहा हूँ, ये हो गया धनात्मक आवेश। दूसरे में क्या होता है, प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उसका जो है निकटवर्ती तल पे ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पे धन आवेश आता है। चूंकि पृथ्वीकृत होने की वजह से ऋण आवेश जो कहाँ पे चला जाता है, नीचे चला जाता है पृथ्वी पे, धन आवेश, और इसका विभव बढ़ जाता है और धारिता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एक टी मोटाई का क्या है, कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, टी मोटाई का है, जबकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, ठीक है। ये कोई एक परावैद्युत पदार्थ जो है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, ठीक है। परावैद्युतांक वाला माध्यम, ठीक है। के परावैद्युतांक वाला माध्यम जिसकी मोटाई क्या है, टी मोटाई का है, ठीक है, वो रखा हुआ है, ये हुई। अब इसको मैं सिस्टोमेटिक अब आपको बोलता हूँ। सबसे पहले क्या है, मान लेते एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनकी बीच की दूरी डी है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रखा हुआ है, ठीक है। आप जैसा बोला जा रहा है वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। स्पष्ट है कि दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का माध्यम तथा डी माइनस टी मोटाई का क्या है, वायु माध्यम है। तो इसमें क्या है, टी मोटाई का क्या है, कोई एक माध्यम है का माध्यम, ठीक है, और डी माइनस टी मोटाई का, डी में से टी को घटा देंगे, इतना में से इतना, तो बचा हुआ माध्यम क्या है, ये वाला वायु माध्यम है, वायु माध्यम है। मतलब दो प्रकार के यहाँ पे माध्यम, एक तो वायु माध्यम और जो भी पदार्थ भरा हुआ रहेगा उसका मोटाई है टी, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब जब इसको हम प्लस की आवेश देते हैं तो इसके जो प्लेट एक्स जो है, पहला प्लेट है, उस पे क्या आ जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है प्रेरण से। दूसरा प्लेट वाई के निकटवर्ती या फिर आंतरिक तल पे ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि प्लेट वाई का संबंध पृथ्वीकृत है इसलिए उसका धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच वायु में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कब की स्थिति में, जब वायु माध्यम होता है तब की स्थिति। तो वायु माध्यम के लिए मान लेते हैं O, ठीक है, ई ओ या फिर ई जीरो भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए हो गया वायु माध्यम के। उसके बाद मतलब इस स्थिति में था। अब जो है जहां पे हम जानते हैं सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका मान कितना होता है, सिग्मा का मान जो होता है Q/A, इस मान को पहले रख लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्थिति देखते हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन A। अब जो है T मोटाई वाला जो माध्यम स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, उस माध्यम के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी तरह के परावैद्युत माध्यम में या फिर के परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए E रहेगा और यहाँ पे अगर चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन 0, ठीक है। और इसके आगे E बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 A, ठीक है। इसी प्रकार से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे K का मान क्या था, यहाँ पे K का मान 1 था वायु माध्यम के लिए। यहाँ पे कोई माध्यम है जिसका कोई निर्धारित मान है जिसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया E का मान। तो इसको जो है समीकरण 1 और इसको हम जो है समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो गया। अतः प्लेट जो X और Y दो प्लेट लिए हैं उनके बीच की जो क्या है विभवांतर, अब प्लेट X व Y के बीच विभवांतर, ठीक है। तो इनके बीच विभवांतर का फॉर्मूला क्या रहता है, E बराबर हम क्या जानते हैं V बाई डी। तो V बराबर कितना हो जाएगा E इंटू डी वाला फॉर्मूला, D क्या है दूरी है, ठीक है। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे V, पहला स्थिति में क्या है E0, E0 की दूरी कितना है, वो दूरी है D माइनस टी दूरी पे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है D माइनस टी वायु वाला माध्यम है और दूसरा है E, और जिसकी दूरी क्या है, कोई भी बिंदु जैसे कि यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगा, तो इसके लिए क्या दूरी है T दूरी, ठीक है। इन मानों को रख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो E0 का मान तो हमें पता है, E0 का मान है Q बाई एप्सिलॉन A, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे D माइनस टी धन E के जगह कितना रखेंगे Q अपॉन के ए, या फिर ऐसा लिख देते हैं एप्सिलॉन 0 के ए एक साथ और इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं, ये हो गया V का मान, इसी को पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है। तब आगे बढ़ जाएंगे और आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया V, क्या क्या उभयनिष्ठ है इन दोनों में, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ है Q है एप्सिलॉन 0 A है, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा है Q और बट्टे में एप्सिलॉन 0 A, तो यहाँ पे बच गया D माइनस टी, ठीक है। और इसमें कितना बचा हुआ है, यहाँ से क्या है Q और ये निकल गया, तो कितना बचा T बटा K, ये हो गया धनात्मक, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धारिता का व्यंजक C बराबर क्या होता है Q बाई V, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख लेंगे Q बाई V के जगह कितना है Q एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, ठीक है। Q और Q कट जाएगा तो C का मान मिल जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर एप्सिलॉन 0 A, और ये जो है नीचे में रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा D माइनस टी, और इसको ऐसा करते हैं इनमें से T का उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन K, ये हो जाएगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता का व्यंजक, ठीक है। आया समझ में। तो अगर इसमें निर्भरता पूछा जाएगा, इसी में एक प्रश्न भी जुड़ सकता है और समांतर प्लेट संधारित्र में भी जुड़ सकता है, ठीक है। उसमें मैं खैर बताना भूल गया था कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो धारिता जो मान मिला है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। C का मान C की निर्भरता, ठीक है,
ये प्रश्न है हमारा। तो सी की निर्भरता क्या है? सी की जो निर्भरता है किस पे डिपेंड कर रहा है? सी जो है एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब धारिता का मान जो प्लेट लिए गए हैं उनके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ए का मान ज्यादा रहेगा अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो धारिता का मान ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, टी जो है नीचे में है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। और एक चीज है सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, दोनों संयुक्त रूप से है। अर्थात जो टी मोटाई का जो परावैद्युत माध्यम है उसकी मोटाई जो है कम रहेगा तब सी का मान ज्यादा होगा। और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी कम रहेगा तो धारिता का मान ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर इनका मान ज्यादा होता है तो सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम निर्भरता को भी बता सकते अपने अनुसार, इसमें किसी प्रकार की रट्टा मारने वाली बात नहीं रहेगा। और एक चीज और है, के परावैद्युत को भी ले सकते हो। के परावैद्युत भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो के परावैद्युत वाला माध्यम है उसका अगर उसका परावैद्युतांक ज्यादा रहेगा तो सी का मान भी क्या होगा, कम होगा करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता का व्यंजक, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे का टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कभी कभी मैंने कैपेसिटर कक्षा 11वीं में दिखाया है कि कई कैपेसिटर होते हैं 3 माइक्रोफैरड का, कोई 5 का है, अपना अपना अनुसार है। मान लेते हैं आपके पास 3 और 5 माइक्रोफैरड का है तो उनका योग कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। 8 माइक्रोफैरड हो गया। लेकिन आपको चाहिए क्या, हमको 4 माइक्रोफैरड चाहिए या फिर इसके समथिंग 4 या फिर 6 चाहिए। तो इस प्रकार के लिए क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। क्योंकि जब किसी कोई भी उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनका संयोजन 2 प्रकार से होता है। कक्षा 10वीं में भी आप पढ़ चुके हो, एक समांतर क्रम संयोजन होता है और एक श्रेणी क्रम। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा अपना पीछे ले जाता हूं कक्षा 10वीं का। तो प्रतिरोध में क्या था, श्रेणी क्रम में जो था, श्रेणी क्रम में क्या था, इसमें जो है R का मान जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 था, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास जो है छोटा छोटा 2-2 ओम का प्रतिरोध था, आपको 6 ओम चाहिए था, तो क्या कर सकते हो, तीनों को जोड़ दोगे, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो आपको मिल जाता था 6 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन एक होता है समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में कैसा था, उसमें 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था। इसमें क्या है, विक्रम वाला था। तो इसमें मान जो है, जो सभी जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसको जोड़ने पे जो तुल्य जो प्रतिरोध था वो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच में रहता था। जैसे कि 2-2 ओम का ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 2 ओम का प्रतिरोध लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे क्या था, जैसे कि इसमें मार रख के देख लेते हैं, पहले इसमें बता देता हूँ, उसके बाद इसमें आएंगे क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 2 बराबर कितना था, 6 ओम हो गया। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं 2 ओम का है हमारे पास, तो 1/2 और 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 ठीक है। तो यहाँ से 3/2, कितना आंसर मिल गया, 1.5, किसका मान, 1/R का मान। तो R बराबर कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 2/3, ठीक है। तो 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 ओम का आंसर लगभग कुछ आएगा, ठीक है। तो हमें क्या था, जो तुल्य प्रतिरोध जो था कम चाहिए, 2 ओम का है लेकिन उससे भी हमको कम चाहिए, तो समांतर क्रम में करते थे। इसी प्रकार संधारित्रों की भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। संधारित्रों का भी संयोजन होता है 2 प्रकार से, एक समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, सीधा सीधा डायरेक्ट, और समांतर क्रम में विक्रम वाले को जोड़ते हैं, इसमें जस्ट उसका उल्टा आंसर आता है, ठीक है। तो इसका व्यंजक भी पूछा जा सकता है या फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं संधारित्रों के संयोजन में, ठीक है। क्योंकि हमें जो दिया गया संधारित्र है उसके तुल्य अगर हमें
मान निकालना रहता है तो वो जो है या तो श्रेणी क्रम के माध्यम से निकाल सकते हैं या फिर समांतर क्रम के। तो पहला नंबर में देखते हैं श्रेणी क्रम को। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है इसको मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में विभिन्न प्रकार के संधारित्र होते हैं। ठीक है, एक से अधिक, 2, 3, 4, 5 या उससे भी ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, इस संयोजन में जो पहला प्लेट का पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट जो होता है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट जो होता है वो तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, और इसी प्रकार का क्रम आगे रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक संधारित्र है। ठीक है, इसका पहला प्लेट हो गया, ये एक पहला संधारित्र C1 है, और एक दूसरा संधारित्र C2 है, और एक तीसरा संधारित्र C3 है। ठीक है, 3 संधारित्र हम ले लेते हैं क्रमशः। अब यहाँ पे 3। ठीक है, पहला संधारित्र का ये दूसरा प्लेट है, उसको जो है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ेंगे, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं। तीसरे संधारित्र का जो संबंध है पृथ्वीकृत रहेगा, और पहले संधारित्र का पहला प्लेट जो होता है वो जो होता है किसी आवेश से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब हम इसको जो प्लस की आवेश देते हैं तो इसके निकटवर्ती तल पे धनात्मक आवेश, इसके जो दूसरा प्लेट है उसके निकटवर्ती तल पे प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश तथा उसके दूरवर्ती तल पर धनावेश आएगा। क्योंकि दूसरा प्लेट जो है पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का जो प्रेरण धन आवेश है वो कहाँ चला जाता है, फिर से दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पे आ जाता है। ठीक है, प्रेरण के द्वारा फिर से इसमें क्या हो जाएगा, इसके प्रेरण के द्वारा इसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा और इसमें धनावेश उत्पन्न होगा बाहरी साइड में। ये फिर से कहाँ चला जाता है, तीसरे से जुड़ा रहता है तो तीसरे में चला जाता है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, धनावेश आ रहा है। ठीक है, और प्रेरण के द्वारा यहाँ पे ऋण आवेश। अब यहाँ पे धनावेश आएगा प्रेरण से, तो ये धनावेश जो है कहाँ चला जा रहा है, पृथ्वी में चला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है धनावेश नहीं बचते। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बच गया। अब चित्र से देखिए, हमेशा देखो प्रत्येक संधारित्र के पहला प्लेट कैसा है, धनावेशित है, जबकि दूसरा प्लेट जो है ऋणावेशित है। यहाँ की बात करते हैं तो ये भी धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। ठीक है, तो प्रत्येक प्लेट का जो प्रत्येक संधारित्र का दोनों प्लेट एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश है। मान लेते हैं कि प्रत्येक संधारित्र का जो विभवांतर है V1, V2 और V3 है, क्योंकि तीनों का जो है पॉइंट अलग अलग है इसलिए विभवांतर अलग अलग होगा, लेकिन आवेश एक जैसे होंगे क्योंकि आवेश जाने के लिए एक ही रास्ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक संधारित्र में उपस्थित आवेश Q है। ठीक है, तथा विभवांतर जो है क्रमशः V1, V2 और V3 है। ठीक है, अब मान लेते हैं तीनों संधारित्र का कुल विभव। ठीक है, कुल विभव क्यों लेंगे भाई कुल विभव, क्योंकि दोनों के लिए 2 पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया जहां से आवेश दिए, तो कुल विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। आया समझ में। यहाँ पे जो मैंने थ्योरी बताया तो उसको आपको पूरा लिखना है इसी प्रकार से और आगे का कार्य करना है। बुक में भी आपका दिया हुआ है अच्छे से, इसमें केवल है समझाने वाला चीज। अब प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता जो है वो C1, C2, C3 है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक संधारित्र की धारिता जो है C1, C2 और कितना है C3। ठीक है, अब यहां से क्या है V का फॉर्मूला क्या है, V1, V2 प्लस V3।
हम एक फॉर्मूला जानते हैं संधारित्र की परिभाषा से, C बराबर क्या होता है Q/V। ठीक है, यहां से अगर मैं V का मान निकाल दूं, V बराबर कितना हो जाएगा Q/C। ठीक है, तो पहले संधारित्र के लिए क्या होगा, पहले संधारित्र के लिए V1 विभव का मान कितना होगा Q/C1 होगा। ठीक है, क्योंकि आवेश सब में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र में उपस्थित आवेश Q उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार से अगर V2 की बात करते हैं तो Q/C2 और V3 की बात करते हैं तो Q/C3। समीकरण 1 में इनका मान रख लेते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, V बराबर V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान रखेंगे तो Q/C1, Q/C2, Q/C3। ठीक है, V बराबर कितना हो जाएगा, Q उभयनिष्ठ हो जाएगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। ठीक है, यहां तक कि क्लियर हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब मान लेते हैं ये हो गया इसका मान, विभव का मान। किसके विभव का मान, यहाँ पे दो बिंदु जो थे, चाहो तो आप इसको A और B करके बिंदु भी दे सकते हो, इनके लिए विभव। अब मान लेते हैं कि जो तीन संधारित्र को हमने आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, जिनकी जो धारिताएं क्रमशः C1 और C2 और C3 तक, संयोग के पश्चात मतलब दो तीनों को जोड़ने के पश्चात मान लेते हैं इनकी जो तुल्य धारिता जो है, ठीक है, प्रत्येक यहाँ पे लिख देंगे संयोजन के पश्चात तुल्य धारिता वो है C है। ठीक है, ये हो गया तुल्य धारिता C है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता C है तो C बराबर क्या फॉर्मूला होता है Q/V। ठीक है, या फिर हम V का मान ही निकाल लेते हैं यहां से, तो V बराबर कितना हो जाएगा Q/C। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये कब के लिए विभवांतर है, संयोजन के पश्चात तुल्य धारिता C के लिए। तो अब जो है देखो, समीकरण 2 में क्या है, V बराबर इतना मान दिया हुआ है, जबकि समीकरण 3 में है V बराबर Q/C है। इन मानों को हम तुलना कर देंगे क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड बराबर हैं, इसलिए जो है राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा Q/C बराबर में Q, यहाँ पे हो जाएगा 1/C1, 1/C2 और 1/C3। Q और Q कट जाएगा तो 1/C बराबर क्या मिल जाएगा, 1/C1, 1/C2 और 1/C3। और यही क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता का व्यंजक हो जाएगा। कब की स्थिति में, श्रेणी क्रम संयोजन की स्थिति में तुल्य धारिता का व्यंजक। ठीक है, ऐसा समझ में, ये था इसका आंसर। अब देखिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष में लिखेंगे, अर्थात संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। ठीक है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम किसके बराबर है, प्रत्येक संधारित्रों के धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और इस स्थिति में क्या होगा, तुल्य धारिता का मान जो होगा प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होगा। ठीक है, जब इस प्रकार से व्युत्क्रम फॉर्मूला में रहता है तो मान क्या होता है, हमेशा तुल्य धारिता का मान, इनका जो मान जो भी लिखा रहा होगा, दिया रहा होगा, उससे कम होगा। जैसे कि C1, C2 और C3 का मान जो है 2 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, और इसको अगर हम श्रेणी क्रम में करेंगे तो श्रेणी क्रम में कितना आंसर आएगा, तुल्य धारिता C का मान जो है, अभी जैसे प्रतिरोध का हल करके बताया था तो कितना था, 0.6 के बराबर था। तो इसमें क्या होगा, तुल्य धारिता जो है प्रत्येक धारिता से क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, ऐसा समझ में ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है आगे का जो है, अब समांतर क्रम का देखेंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है।